हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को टीचिंग डायरी में स्वागत है। आज हम लोग अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियाँ। अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियों की भूमिका के बारे में पहले देखते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत में बड़े भाग पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर लिया तथा भारतीय संसाधनों का अतिशय दोहन प्रारंभ हुआ। औपनिवेशिक गतिविधियों को 3 चरणों में बांटकर देखा जाता है। औपनिवेशिक गतिविधियों को जो है 3 चरणों में बांटकर देखा जाता है। पहला, रजनी पामदत्त ने अपने पुस्तक आज के भारत में औपनिवेशिक चरण को 3 चरण में 3 भागों में बांटा है। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक आज के भारत में औपनिवेशिक चरण को 3 भागों में बांटा है। पहला, वाणिज्यिक पूंजीवाद। इसका काल जो था 1757 से 1813 ईस्वी। दूसरा, औद्योगिक पूंजीवाद। इसका समय काल जो था 1813 से 1857 ईस्वी। और तीसरा, वित्तीय पूंजीवाद था 1858 से 1947 ईस्वी। आइए हम लोग वाणिज्यिक पूंजीवाद के बारे में देखते हैं। वाणिज्यिक पूंजीवाद का जो समय काल था 1757 से 1813 ईस्वी। पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के संसाधनों पर कब्जा कर लिया, जिसके फलस्वरूप भारत में वाणिज्यिक पूंजीवाद प्रारंभ हुआ था। वाणिज्यिक पूंजीवाद का प्रारंभ पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के संसाधनों पर कब्जा करने के फलस्वरूप हुआ था। इस समय अंग्रेज के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला, भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार कायम रखना, और दूसरा, भारत की सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने विभिन्न युद्धों एवं विभिन्न प्रकार की नीतियों के माध्यम से भारत के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1857 ईस्वी। 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारत के साथ सभी को व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। भारतीय अर्थव्यवस्था के लूट के फलस्वरूप इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था के लूट के फलस्वरूप इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। इंग्लैंड ने बड़े पैमाने पर कारखाने में कपड़ों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। ये कपड़े हाथ के बने कपड़ों से सस्ते थे, जिसके फलस्वरूप भारतीय कपड़े अंग्रेजी कपड़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। जिसके फलस्वरूप भारत का हथकरघा एवं बुनकर उद्योग बर्बाद हो गया। समकालीन गवर्नर विलियम बेंटिंक ने कहा, मैं बंगाल में उपजाऊ मैदान को बंगाल के बुनकरों की हड्डियों से पटा हुआ पाया। समकालीन गवर्नर विलियम बेंटिंक का कथन था, मैं बंगाल के उपजाऊ मैदान को बंगाल के बुनकर की हड्डियों से पटा हुआ पाया। औद्योगिक पूंजीवाद से तात्पर्य है कारखानों में निर्मित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्रधानता। औद्योगिक पूंजीवाद से तात्पर्य है कारखानों में निर्मित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्रधानता। आइए अब हम लोग वित्तीय पूंजीवाद के बारे में जानते हैं। वित्तीय पूंजीवाद, इसका जो समय काल था 1858 से 1947 ईस्वी। वाणिज्यिक और औद्योगिक पूंजीवाद के फलस्वरूप इंग्लैंड में अपार धन संपदा प्राप्त हुआ था। अपर्दन नहीं, अपार होगा ही, अपार धन संपदा प्राप्त हुआ था, जिसके फलस्वरूप रेल निर्माण, डाकघर, सूती मिल, इस्पात के कारखाने, चाय, कॉफ़ी, रबड़, नील आदि बागानी फसलों में अंग्रेजों ने अपनी पूंजी को निवेश किया था। अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ।
भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ क्या क्या था। अंग्रेजों ने अलग अलग क्षेत्रों में कुल 3 प्रकार की भू राजस्व नीतियों को लागू किया था। पहला अस्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी प्रथा कहते हैं। दूसरा माहलबाड़ी व्यवस्था और तीसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी प्रथा, जिसे अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी प्रथा भी कहते हैं। आइए हम लोग जमींदारी प्रथा के बारे में विस्तार से देखते हैं। सन 1772 से 77 के बीच के मध्य पंचशाला व्यवस्था लागू था। सन 1772 से 1777 के मध्य पंचशाला व्यवस्था लागू था। इसके अंतर्गत उच्च बोली लगाने वाले जमींदार को जमींदारी प्रदान कर दी जाती थी, लेकिन यह व्यवस्था बहुत अधिक दिनों तक सफल नहीं रह पाई। 1786 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया। इसी के सुझाव के फलस्वरूप अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल में लागू किया गया था। आगे के कालों में इसे बिहार, उड़ीसा, यूपी, गाजीपुर, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया। इस व्यवस्था को निर्मित करने में जॉन शोर और जेम्स ग्रांट का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन दोनों के विचारों में विरोधाभास था। जॉन शोर जमींदार को भूमि का स्वामी बनाना चाहता था, जबकि जेम्स ग्रांट सरकार को भूमि का मालिक बनाना चाहता था और जमींदार मात्र कर संग्रहकर्ता होगा। कॉर्नवालिस जॉन शोर के विचारों से सहमत था। 22 मार्च 1793 को यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए प्रारंभ किया गया था। इस व्यवस्था में भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया। इस व्यवस्था के तहत जमींदार वसूले गए धन का 10/11वां हिस्सा सरकार के पास और 1/11वां हिस्सा अपने पास रखता था। 1794 ईस्वी में सूर्यास्त का सिद्धांत इसी से जोड़ कर दिया गया था। सूर्यास्त का सिद्धांत क्या था, आइए इसके बारे में देखते हैं। एक निश्चित तिथि की सूर्यास्त तक जमींदार भू राजस्व नहीं जमा करता है तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दिया जाएगा। सूर्यास्त का सिद्धांत, एक निश्चित तिथि की सूर्यास्त तक जमींदारी भू राजस्व नहीं जमा करता है तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दिया जाएगा। जमींदार की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति को उसके पुत्रों में बांट दिया जाता था। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व 3,75,00,000 तक निश्चित किया गया था, जबकि जमींदारों ने 13 करोड़ रुपया वसूल किया था। जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत की 19% भूमि पर लागू किया गया था। जमींदारी व्यवस्था भारत के 19% भूमि पर लागू किया गया था। आइए अब हम लोग माहलवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानते हैं। माहलवाड़ी व्यवस्था, माहल का अर्थ होता है पूरा ग्रामीण समुदाय अर्थात गांव। अर्थात इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण पूरे ग्रामीण समुदायों के साथ किया जाता था। माहलवाड़ी व्यवस्था में लगान का निर्धारण पूरे ग्रामीण समुदायों के साथ किया जाता था। माहलवाड़ी व्यवस्था का जनक हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। माहलवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? हाल्ट मैकेंजी को। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा सर्वप्रथम पंजाब में लागू किया था। माहलवाड़ी व्यवस्था को 1819 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी ने सर्वप्रथम कहाँ लागू किया था? पंजाब में। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के प्रयासों के फलस्वरूप यह अपने वास्तविक रूप में लागू हुआ था। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के प्रयासों के फलस्वरूप यह अपने वास्तविक रूप में लागू हुआ था।
प्रारंभ में इस व्यवस्था के अंतर्गत 2/3 भाग कर के रूप में वसूला गया, लेकिन आगे के कालों में 1/2 भाग तक कर के रूप में भी वसूला गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत पहली बार मानचित्र तथा पंजिकाओं का प्रयोग किया गया। यह पंजीकरण मार्टिन बर्ड के निर्देश में तैयार किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव का मुखिया या लंबदार के द्वारा लगान वसूला जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया या लंबदार के द्वारा लगान वसूला जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत आती किसी किसानों के फसल बर्बाद हो गई तो उसके हिस्से का लगान कोई दूसरा व्यक्ति भर दे सकता था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी लागू थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल 30% भाग पर लागू था। यह व्यवस्था जो था ब्रिटिश भारत के कुल 30% भाग पर लागू था। आइए अब हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानते हैं। रैयत का अर्थ है किसान, अर्थात इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान का निर्धारण सीधे किसानों के साथ किया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान का निर्धारण सीधे किसानों के साथ किया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान का निर्धारण सीधे किसानों से लिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में प्रयोग के रूप में बारामहल, तमिलनाडु जिले में कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में प्रयोग के रूप में बारामहल, तमिलनाडु जिले के बारामहल में कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने लागू किया था? कर्नल रीड ने। कहाँ पे? तमिलनाडु के बारामहल जिले में। कब? 1792 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो के द्वारा इसे मद्रास में लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में मद्रास में भी लागू किया था। 1825 ईस्वी में इस व्यवस्था को मुंबई में भी लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मुंबई में कब लागू किया था? 1825 ईस्वी। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग क्षेत्र एवं संपूर्ण दक्कन में लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस किस क्षेत्र में लागू किया था? मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग क्षेत्र एवं संपूर्ण दक्कन में। इस व्यवस्था में 1/2 भाग कर के रूप में वसूला जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में 1/2 भाग कर के रूप में वसूला जाता था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत की 51% भाग पर लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया था? 51% भूभाग पर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण की भूमिका को देखते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेज को आगमन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। अंग्रेज के आगमन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था जो थी आत्मनिर्भर थी। यहाँ बड़े पैमाने पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता था, जैसे धान, चावल, गेहूँ, दाल आदि। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के फलस्वरूप कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। अब भारतीय किसान नील, कच्चा रेशम, जूट, कपास, चाय आदि का उत्पादन करने लगे। अंग्रेजों के आगमन के फलस्वरूप भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण हुआ और भारतीय किसान नील,
कच्चा रेशम, जूट, कपास, चाय आदि का उत्पादन करने लगे। जिसके फलस्वरूप भारतीय खाद्यान्न फसलों की कमी हुई, साथ ही खाद्यान्न फसलों के दाम भी बढ़ गए। कृषि के व्यवसायीकरण का भारतीयों पर निम्न प्रभाव पड़ा। खाद्यान्नों की कमी एवं खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि, मानव जनित काल अर्थात भूख से मरने लगे, गरीबी एवं दरिद्रता हुई, कुपोषण का शिकार होना, ये सब प्रभाव पड़े थे। 1833 ईस्वी में अंग्रेजों को यह अनुमति मिल गई कि वह भारत की भूमि खरीद सकते हैं और बागान लगा सकते हैं। 1838 ईस्वी में भारत में पहले चाय बागान असम में लगाई गई और इस चाय को लंदन में बेचा गया। चाय और अफीम के लिए अंग्रेज चीन पर निर्भर था। चाय और अफीम के लिए अंग्रेज किस पर निर्भर था? चीन पर। 1833 ईस्वी में चाय और चीन के साथ कंपनी के व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया। आइए अब हम लोग हस्तशिल्प उद्योग के पतन के बारे में जानते हैं। हस्तशिल्प उद्योग के पतन की भूमिका को देखते हैं। अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत का हस्तशिल्प उद्योग बहुत विकसित अवस्था में था। यह उद्योग ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर फल फूल रहा था। अंग्रेजों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत के हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश कर दिया, जिससे कि वह इंग्लैंड के कारखानों से निर्मित वस्तुओं को भारत में बेच सके। हस्तशिल्प उद्योग के पतन के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण, इंग्लैंड के कारखानों में बने कपड़े भारतीय कपड़ों से सस्ते होते थे। भारत का हस्तशिल्प उद्योग राज रजवाड़े के नियंत्रण में फल फूल रहे थे। राजे रजवाड़े के पतन से भारत के हस्तशिल्प उद्योग का पतन किया। अंग्रेजी वस्तुओं की तुलना में भारतीय वस्तुओं पर कर अधिक लगाया जाता था, जिससे कि भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाती थी। 1813 ईस्वी में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया और सभी अंग्रेजी कंपनियों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दिया गया। परिवहन एवं रेलवे के विकास ने अंग्रेजी वस्तुओं को दूर दराज तक के क्षेत्र तक पहुंचा। परिवहन एवं रेलवे के विकास ने अंग्रेजी वस्तुओं को दूर दराज तक के क्षेत्रों तक पहुंचा। अंग्रेजों के आगमन से पहले ढाल, तलवार, तीर कमान आदि का उत्पादन कच्छ, सिंध, पंजाब एवं अन्य क्षेत्रों में बखूबी होता था, लेकिन अंग्रेजी शासन में हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सातवां कारण, भारत का हथकरघा उद्योग अंग्रेजी मशीनों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। आठवां कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ईगिरी एवं चर्मकार उद्योग की भारी क्षति हुई। आइए हम लोग देखते हैं धन के बहिर्गमन सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन के बारे में। धन के बहिर्गमन सिद्धांत। धन के बहिर्गमन सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में इन्होंने अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया में किया था। 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में इन्होंने अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया में किया था। इन्होंने इसमें यह साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय धन संपदा का एक बड़ा भाग
भारत से इंग्लैंड की ओर प्रभावित हो रहा है। इसके एवज में भारतीयों को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इस सिद्धांत का समर्थक आर.सी. दत्त के द्वारा भी किया गया था। दादा भाई नौरोजी के बहिर्गमन धन के बहिर्गमन सिद्धांत का समर्थन जो था ये आर.सी. दत्त ने भी किया था। 1813 ईस्वी में भारतीय धन संपदा का बहुत तीव्र गति से दोहन हुआ। कार्ल मार्क्स ने इसे ब्लेडिंग प्रक्रिया कहा था। 1896 ईस्वी में कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया था। धन के बहिर्गमन सिद्धांत को 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे स्वीकार किया था। इसी के आधार पर दादा भाई नौरोजी ने 1905 ईस्वी में स्वशासन की मांग किया था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकासी को देश के सभी रोगों, दुखों और दरिद्रताओं का वास्तविक एवं मूल कारण बताया था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकासी को देश के सभी रोगों, दुखों और दरिद्रता के वास्तविक एवं मूल कारण बताया था। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना। जहाँ तक भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का प्रश्न है, इसका सही भारतीयों को ही जाता है, अंग्रेजों को नहीं। जहाँ तक भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का प्रश्न है तो इसका श्रेय भारतीयों को ही जाता है। सही नहीं होगा, ये श्रेय होगा। इसका श्रेय भारतीयों को ही जाता है, अंग्रेजों को नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, अंग्रेजों ने भारत वर्ष के लिए पश्चिम का द्वार अवश्य खोला, लेकिन इन लोगों ने अधिकतर भारतीय उद्योगों का गला घोट दिया। महादेव गोविंद रानाडे ने भारतीय राष्ट्रीय नेताओं से यह आह्वान किया कि देश की प्रगति की पहली शर्त आधुनिक उद्योग होनी चाहिए। आइए हम लोग सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में कलकत्ता में एक सूती मिल की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम 1818 में कलकत्ता में एक सूती मिल की स्थापना की गई थी। सूती मिल का पहला व्यवस्थित एवं संगठित कारखाना मुंबई में पारसी कावजी नाना भाई दमर ने 1853 ईस्वी में स्थापित किया था। 1877 ईस्वी में जे.एन. टाटा के द्वारा इनप्रेस मिल नागपुर की स्थापना की थी। 1877 ईस्वी में जे.एन. टाटा के द्वारा इनप्रेस मिल नागपुर की स्थापना की गई थी। वर्ष 1914 ईस्वी तक भारत की सूती वस्त्र उद्योग विश्व के चौथे स्थान पर था। आइए अब जूट या पटसन उद्योग के बारे में देखते हैं। 1855 ईस्वी में भारत में पहला जूट कारखाना सेरामपुर बंगाल के निकट रिसरा में स्थापित किया गया था। भारत का पहला जूट कारखाना सेरामपुर बंगाल के निकट रिसरा में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1855 ईस्वी को। 1918 ईस्वी में ताराचंद घनश्याम दास सेठ की मदद से कलकत्ता में बिड़ला ब्रदर की स्थापना हुई। 1919 ईस्वी में बिड़ला जूट कंपनी की स्थापना हुई। 1940 तक घनश्याम दास बिड़ला ने अंग्रेजों के सभी जूटों की फैक्ट्रियां खरीद लिया था। 1940 ईस्वी तक घनश्याम दास बिड़ला ने अंग्रेजों की सभी जूट फैक्ट्रियां खरीद लिया था। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र बंगाल था। आइए देखते हैं लौह उद्योग के बारे में। लौह इस्पात उद्योग 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के पुत्र जे.एन. टाटा ने वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना किया। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में जे.एन. टाटा के द्वारा झारखंड में किया गया था। टिस्को की स्थापना कहाँ किया गया था? जमशेदपुर में
1907 ईस्वी में। इसके स्थापना के फलस्वरूप भारत में व्यवस्थित तरीके से लौह इस्पात का प्रारंभ हुआ था। इस बात नहीं होगा। इसके स्थान के फलस्वरूप भारत में व्यवस्थित तरीके से लौह इस्पात उत्पादन का प्रारंभ हुआ था। इसी क्रम में मैसूर में भद्रावती एवं बंगाल में स्टील कंपनी की स्थापना हुई। महत्वपूर्ण समितियां एवं आयोग। अमीनी आयोग। इस समिति ने भूराजस्व तथा अकाल से संबंधित सिफारिशें की थी। अमीनी आयोग जो था ये भूराजस्व तथा अकाल से संबंधित सिफारिशें की थी। वेलवी आयोग। यह आयोग धन के बहिर्गमन पर गठित आयोग था। इस आयोग ने दादा भाई नौरोजी के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया था। तीसरा, निकोलसन समिति 1893 ईस्वी में। मैकलसन समिति 1915। निकोलसन समिति 1893 ईस्वी और मैकलसन समिति 1915 ईस्वी सहकारी संस्थाओं से संबंधित था। यह निकोलसन समिति और मैकलागन समिति जो था सहकारी संस्थाओं से संबंधित था। हॉलैंड समिति 1916। इस समिति ने उद्योग से संबंधित सिफारिशें की थी। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।